ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 121, छोटी यात्रा के लिए तैयार होना। क्लेयर ने उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हें बेहतर महसूस करा सकता है तो मैं हमेशा तुम्हारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हूँ। डेविस ने अपना सिर हिलाया और एक सहायक माँ की छवि होने पर अविश्वसनीय रूप से अच्छा महसूस किया। इसने उसे फिर से उन लोगों के महत्व की याद दिला दी जो बिना किसी गुप्त उद्देश्य के तुम्हारा समर्थन करते हैं। अब लगभग समय हो गया है। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं शर्ली के जन्मदिन के जश्न में शामिल नहीं हो पाऊंगा। एवलिन को भी तैयार होना चाहिए, डेविस ने जवाब दिया क्योंकि वह अपने अगले प्रयास के बारे में सोच रहा था। उसने सिर हिलाया, ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगर तुम उस पुनर्जन्म वाली एलिया से मिलते हो तो हर कीमत पर भाग जाओ या मदद के लिए अपने मालिक को बुलाओ। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। डेविस हंसा और क्लेयर के चले जाने के दौरान अपने अध्ययन में वापस आ गया। उसने अपने कपड़े बदले और अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद रॉयल कैसल छोड़ने से पहले कुछ चीजें तैयार कीं। कॉल्डन मैनर के सामने खड़े होकर डेविस ने गेट की तरफ देखा। उसने काले रंग का शाही लबादा पहना था जिस पर सुनहरे रंग के ड्रैगन बने हुए थे। उसकी चौड़ी आस्तीन के कफ पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा। जैसे ही लोगों ने उसके आलीशान कपड़े देखे, उसके चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मूर्ति हो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसने खुद से पूछा क्योंकि उसे कई लोगों ने प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। उसने थोड़े ज्यादा आलीशान कपड़े पहने थे। वास्तव में वह जानता था कि वह ध्यान का केंद्र होगा और यही उसका इरादा था, लेकिन ये तब के लिए था जब वह एवलिन के साथ एस्टन साम्राज्य की ओर जा रहा था। क्या वह हमारे साम्राज्य का पहला राजकुमार नहीं है? मैंने उसे सालों पहले एक बार देखा था। देखो वह कितना सुंदर हो गया है। बगल में खड़ी एक महिला की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह उसके रूप को देख रही थी। दुख की बात है कि हम उससे बात भी नहीं कर सकते। अगर मैं उसे नोटिस भी कर पाऊं तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बगल में बैठी एक और खूबसूरत महिला ने आह भरते हुए कहा, तुम दोनों इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। अगर कुछ कट्टरपंथियों को इसके बारे में पता चल गया तो तुम मारे जाओगे। उनके पीछे एक पुरुष की आवाज गूंजी। वे दोनों चुप हो गए क्योंकि उन्हें पहले राजकुमार की कट्टरपंथियों के बारे में पता था। फिर पुरुष की आवाज जारी रही, उन कट्टरपंथियों की बात करते हुए, मुझे आश्चर्य है कि वे यंग मिस्ट्रेस एवलिन कॉल्डन के बारे में कैसा महसूस करेंगे। मुझे नहीं पता, शायद वे ईर्ष्या से मर जाएं। सुंदर महिलाओं ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उत्तर दिया। फिर उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी यही लगता है। क्या तुमने कल अफवाह के बारे में सुना? मैंने सुना है कि कॉल्डन परिवार की यंग मिस्ट्रेस को रॉयल कैसल में बुलाया गया था और रॉयल कैसल में विस्फोट होने के एक दिन बाद वापस लौटी। किसी तरह की लड़ाई हुई होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले राजकुमार ने रॉयल कैसल में रहने के दौरान उसका कौमार्य छीन लिया हो, जिसके कारण उसके पिता वहां पहुंचे और उसे गुस्से में वापस ले गए? अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो ऐसा हो सकता है। सबसे पहले बोलने वाली महिला ने ईर्ष्या से कहा। उन तीनों की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। तभी अचानक एक चीख ने उन्हें चौंका दिया। तुम अफवाहें फैलाना बंद करो। डेविस ने उन महिलाओं की ओर इशारा किया जो सुंदर दिख रही थीं। वह महिलाएं स्तब्ध हो गईं और बेहोश हो गईं क्योंकि उसने सोचा उसने मुझे देखा। अन्य दो ने जल्दी से उसे उठाया और भाग गए। डेविस ने अपना हाथ दिखाना बंद कर दिया और अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, वे किस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने उसका कौमार्य छीन लिया। हास्यास्पद। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। उसके चेहरे पर एक स्वस्थ मुस्कान थी जिसने भीड़ को और भी अधिक चकित कर दिया। एक तरफ हटो, हट जाओ। गार्ड जल्दी से डेविस के सामने दौड़े और घुटने टेक दिए। हेड गार्ड ने अपना सिर झुकाया, कृपया हमारे कॉल्डन परिवार के मनों के अंदर आएं, महाराज। डेविस ने आज्ञा का पालन किया और गेट के अंदर चला गया। वह जानता था कि घुटने टेकना और सम्मान देना उनका काम था, इसलिए उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। न ही वह उनके स्थापित तरीकों को बदलना चाहता था। वास्तव में उसने इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह करना बंद कर दिया। जैसे ही वह अंदर गया, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने उसके पास से गुजरते हुए सिर झुकाया। मुख्य हॉल के पास पहुंचते ही उसने बुजुर्गों का एक समूह देखा जो उसे देखते ही खड़े हो गए। वे जल्दी से उसके सामने आए और सिर झुकाया। एक बुजुर्ग बोला, नमस्कार क्राउन प्रिंस, कृपया हमें माफ करें कि हम आपका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने नहीं आ पाए। हम एक पारिवारिक बैठक में थे, इसलिए हमें आपका स्वागत करने के लिए बाहर आने में कुछ समय लगा। डेविस ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसे परवाह नहीं थी कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, वह केवल एवलिन का स्वागत करने आया था।
कुछ मिनट बीतने के बाद उसने उनसे औपचारिक शब्दों का आदान प्रदान किया। इससे पहले कि एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने वह गोरा और सुंदर लग रहा था, जबकि उसके लंबे हरे बाल कमर तक पहुंच रहे थे। इससे पहले कि वह अधेड़ उम्र का आदमी पास आ पाता, डेविस ने थोड़ा झुककर हाथ जोड़े। नमस्कार ससुर जी। उसने अज्ञानता का दिखावा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम इवान कॉल्डन था और वह कॉल्डन परिवार के पारिवारिक मामलों का ध्यान रखता था। डेविस की बातें सुनकर इवान कॉल्डन दिल खोलकर हंसा। हा, बढ़िया बढ़िया, मेरा कॉल्डन परिवार धन्य है। जैसे ही डेविस ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसे बीच में ही टोक दिया गया। वह मूर्ख लड़की हमारे बोलते समय तैयार हो रही है। हा, जब उसने सुना कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेने आ रहे हैं, तो उसने अचानक अतिरिक्त प्रयास करना शुरू कर दिया। डेविस ये सुनकर मुस्कुराया और सोचा, लगता है कि उसने मेरी मां की बातों पर बुरा नहीं माना। राहत की सांस लेते हुए उसने खुद को शांत महसूस किया। इवान कॉल्डन अचानक एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, क्राउन प्रिंस डेविस, दुल्हन के पिता के रूप में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? डेविस हैरान रह गया। बेशक, अगर यह व्यक्तिगत है तो इसमें मदद नहीं की जा सकती। इसके बाद वे दोनों एक खाली कमरे में चले गए। परेशानी के लिए खेद है। कमरे में जाने के बाद इवान कॉल्डन ने माफी मांगी। ऐसा नहीं था। क्या बात है ससुर जी? डेविस ने उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखें। उसने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से पूछा। अध्याय 122, लोरेट साम्राज्य छोड़ना। डेविस ने जल्दी से अपने ससुर को झुकने से रोका। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिना कहे ही समझ में आता है। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने सोचा कि उसके ससुर का उसे अकेले बुलाने का उद्देश्य कुछ लाभ प्राप्त करना था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह उसकी बेटी के लिए था। एवन कॉल्डन ने उसकी ओर देखा और संतुष्ट स्वर में बोला, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन प्यार एक जहर की तरह है। एक बार जब तुम उससे थक जाओगे तो तुम एक दिन उसे एकांत निवास में बंद कर सकते हो। डेविस चुप हो गया। यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? वह समझ नहीं पाया कि वह पहले स्थान पर इस बारे में क्यों चिंतित था। तुम एक दिन सम्राट बनने वाले हो और चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम्हें अनजाने में अपना हरम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि उस समय कृपया उसे कुछ खास ध्यान दें। उस लड़की को इस जीवन काल में अपनी मां से मिलने का मौका भी नहीं मिला। डेविस समझ गया, इस आदमी ने मेरे भविष्य की पूरी तरह से गलत भविष्यवाणी की थी। आखिरकार मैं सम्राट नहीं बनूंगा। फिर उसने अपने चेहरे पर एक उलझन भरे भाव के साथ सिर हिलाया। वह अपनी गलतफहमी को सुधारना नहीं चाहता था, न ही वह अपना मन बदलने में ज्यादा समय लगाना चाहता था। मुझे यकीन है कि तुम बड़े होने पर समझ जाओगे। उसके उलझन भरे चेहरे को देखते हुए इवान कॉल्डन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। डेविस ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने स्वाभाविक रूप से बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा खुला और नीले रंग की चप्पलें जो रंगीन पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई थी, अंदर आ गईं, जिसमें एक पीला सफेद पैर दिखाई दे रहा था। एवलिन अपने चेहरे पर एक मंत्रमुग्ध मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। उसने एक शुद्ध काले रंग का रेशमी लबादा पहना था जो कुछ हिस्सों में पारदर्शी था, जो उसके पूरी तरह से सुडौल शरीर को उभार रहा था। उसकी कलाइयों में महंगे सुनहरे रंग की चूड़ियां थीं और उसकी टांगें उसकी स्कर्ट के बीच से थोड़ी दिखाई दे रही थीं। डेविस ने उसे देखा और उसके खुले और कम खुले कपड़ों को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके काले रेशमी लबादे के पारदर्शी हिस्से उसकी गर्दन, कंधे की हड्डी, कलाई और कमर के नीचे थे। उसने एक घूंट लिया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी, उसकी पूरी तरह से गड़ी हुई शुद्ध काली आंखों, प्यारी पलकों, छोटी नाक और कोमल होठों के साथ वह उसे एक गिरी हुई परी की तरह लग रही थी। उसके लंबे हरे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, जबकि उसने अपने माथे को ढक रखा था। डेविस ने अपनी आंखें रगड़ी और एक पल के लिए सोचा कि वह किसी दूसरी महिला को देख रहा है। क्या इसे आप पूरी तरह से छवि परिवर्तन कहते हैं? डेविस ने खुद से पूछा, क्योंकि उसे अब और नहीं सोचना था। इवान ने उन दोनों को देखा और अपने दिल में हंसा। वह चुपचाप चला गया, उन दोनों को अकेला छोड़कर। डेविस ने उसकी ओर देखा और आह भरी। उसने अपनी नजरें हटाईं और फिर से उसकी ओर देखा। वह इस प्रक्रिया को तब तक दोहराता रहा जब तक कि एवलिन ने खुशी से हंसते हुए अपना मुंह नहीं खोला। तुम्हारी ओर देखो, बहुत मजेदार है। डेविस ने अपनी आंखों को अपने हाथों से छिपा लिया और ऊपर देखते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। एवलिन ने मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर कहा, धन्यवाद। बहुत देर हो चुकी है, क्या हमें चले जाना चाहिए? डेविस ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, उसने उत्साह से जवाब दिया। यह उसका पहला रोमांच होगा और इससे भी बढ़कर यह उस व्यक्ति के साथ था जिसे वह पसंद करती थी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में देखा। उसे अपना हाथ बढ़ाते हुए देखकर एवलिन क्षण भर के लिए हैरान हो गई। फिर वह हल्के से मुस्कुराए और उसका हाथ थाम लिया।
जिस क्षण उसने उसका हाथ थामा, डेविस को लगा जैसे उसके हाथों पर गर्मजोशी की एक नरम परत चढ़ गई हो। वह मुस्कुराया और उसे उसके परिवार को अलविदा कहने से पहले मुख्य हॉल में ले गया। उसने उन्हें समझाया कि वह इस यात्रा के दौरान एवलिन के साथ अकेले यात्रा करेगा और कोई भी गार्ड उनके साथ नहीं होगा। सभी ने सिर हिलाया और स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि वह कितना मजबूत था। वास्तव में वे इस यात्रा के दौरान कुछ और होने की उम्मीद कर रहे थे। बड़े लोग चिंतित थे जबकि छोटे लोग विभिन्न कारणों से ईर्ष्या कर रहे थे। जब वे विदाई ले रहे थे तो वे साथ खड़े थे। वह 1.5 मीटर लंबा था और वह लगभग 1.7 मीटर लंबी थी। उनकी लंबाई में बहुत अंतर नहीं था, सिवाय इसके कि वह थोड़ी लंबी दिख रही थी। एवलिन को उसका हाथ पकड़ते समय शर्म आ रही थी, लेकिन वह उसे पकड़े रही और उसे जाने नहीं दिया। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उनकी उम्र में 10 साल का अंतर है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे लगा कि जब उनकी शादी भी नहीं हुई है तो उसके इतने करीब होना हास्यास्पद है। वे उस छोटी यात्रा की प्रतीक्षा करते हुए हवेली से चले गए जो निकट थी। अल्पविराम, रॉयल कैपिटल के बाहरी इलाके में, उत्तरी द्वारों से बहुत दूर, एक चौड़ी सड़क पर जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती थी, जो अंततः किसी नजदीकी राज्य की ओर जाती थी। क्या ये हो सकता है कि हम एस्टन साम्राज्य तक पैदल ही जा रहे हैं? एवलिन ने चिंतित होते हुए पूछा। केवल 1 महीने से थोड़ा ही समय बचा था। अगर वे इसी गति से चलते तो वे समय पर नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एस्टन एम्पायर तक ले जाऊंगा, डेविस ने हंसते हुए जवाब दिया। एवलिन मुस्कुराई और हंसी, उसके शब्दों पर आधा विश्वास और आधा संदेह। हाँ, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। वहां देखो, डेविस ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। एवलिन ने ऊपर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आसमान से आ रही चमकती रोशनी ने उसकी दृष्टि को अंधा कर दिया। एक पल बाद उसने ध्यान केंद्रित किया और बादलों के बीच से आसमान के ऊपर उड़ता हुआ एक छायाचित्र देखा। डेविस ने जोर से सीटी बजाए और अपने हाथ हिलाए। उड़ता हुआ छायाचित्र अचानक अविश्वसनीय गति से नीचे गिरा। जब वह जमीन पर गिरने से 20 मीटर दूर था तो उसने अपने कांटेदार पंख फैलाए और खुद को ऊपर की ओर धकेलने में कामयाब रहा और जमीन पर गिरने से पहले उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए गिरने की गति को काफी धीमा कर दिया। ये 20 मीटर लंबा था और इसका पूरा शरीर काले और गहरे नीले रंग का था। इसकी पीठ पर उस्तरे जैसी नुकीली कीलें बनी हुई थीं और इसकी पूंछ बीच में कांटेदार और अंत में चाकू जैसी नुकीली थी। जमीन पर इसने अपने कांटेदार पंख फैलाए और खुद को ऊपर की ओर धकेलने में कामयाब रहा और जमीन पर गिरने से पहले इसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए गिरने की गति को काफी धीमा कर दिया। ये 20 मीटर लंबा था और इसका पूरा शरीर काले और गहरे नीले रंग का था। इसकी पीठ पर उस्तरे जैसी नुकीली कीलें बनी हुई थीं और इसकी पूंछ बीच में कांटेदार और अंत में चाकू जैसी नुकीली थी। इसके माथे पर 2 लंबे सुनहरे सींग थे और इसके चेहरे पर उस्तरे जैसी नुकीली दांत और तीखी जीभ थी। साथ ही इसकी ठोड़ी पर एक छोटा सुनहरा सींग था। ये काफी राजसी लग रहा था। सम्राट का पर्वत। जब तक वह इसकी उपस्थिति को सत्यापित करने में सफल हुई, तब तक एवलिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। अध्याय 123। जाओ एक कमरा ले लो। हाँ, मेरे पिता ने मुझे इस यात्रा के लिए इसे उधार दिया था। मैं राजधानी में हंगामा नहीं मचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे बाहरी इलाकों में अपने साथ चलने को कहा। डेविस ने जवाब दिया, लेकिन उसने कुछ और सोचा। मैं बस थोड़ी देर उसके साथ चलना चाहता था और अब मैं काफी संतुष्ट हूँ। उसने नीचे देखा और पाया कि वह अभी भी उसके हाथ पकड़े हुए था। उसका चेहरा अपने आप मुस्कुराहट में बदल गया। हाँ, जब से उसने उसके हाथ पकड़े हैं, उसने उसे एक बार भी नहीं छोड़ा। वह सड़कों से गुजरा, फाटकों से गुजरा, इस दौरान वे अलग अलग तरह की निगाहों से देखते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने नागरिकों को यह बताना चाहता था कि एवलिन उसकी महिला थी। जब उसने अपने किए गए काम के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह काफी अधिकार जताने वाला और मूर्ख था, लेकिन उसने अपने दिल में एक अवर्णनीय भावना को जलते हुए महसूस किया, एक ऐसी भावना जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? एवलिन से पूछा, जो राजसी गोल्डन हॉर्न्ड वाइवन से मंत्रमुग्ध थी। उसके जिज्ञासु चेहरे को देखते हुए वह हंसा। हाँ, मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। यह एक स्पिरिट स्टेज बीस्ट है और तुम्हें खा सकता है क्योंकि यह तुम्हें नहीं जानता। यह मेरे लिए भी दोस्ताना नहीं है। इसने बस इस यात्रा के लिए मेरा वाहन बनना स्वीकार किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ और नहीं। जब एवलिन ने सुना कि यह उसे खा जाएगा तो वह पीली पड़ गई और पीछे हटते हुए घबराहट में अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे यह प्यारा लगा। चलो चलते हैं, उसने उसके हाथों को खींचते हुए कहा। उसने अचानक उसे राजकुमारी की तरह उठाया और गोल्डन हॉर्न्ड वाइवन की पीठ की ओर कूद गया जिस पर एक काठी थी। घटनाओं के अचानक मोड़ पर एवलिन ने चीख मारी और थोड़ा सा शर्मा गई जब उसने महसूस किया कि उसके गर्म हाथ उसकी कमर और जांघ को पकड़ रहे थे। जब वे उसकी पीठ पर उतरे तो वाइवन ने जोर से दहाड़ लगाए और बिना इस बात की परवाह किए कि वे उसकी पीठ पर आराम से बैठे हैं या नहीं, उड़ गया। डेविस और एवलिन ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और आगे पीछे हिलने लगे।
जब तक वे अपना संतुलन ठीक कर पाते वे दोनों जम गए। जैसे ही गोल्डन हॉर्न वाइवन ने अपने पंख फड़फड़ाए वह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर उड़ गया। अपनी गर्दन के पीछे वे दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। उसकी गर्दन चौड़ी थी इसलिए दोनों के पास एक दूसरे के बगल में बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी। सॉरी, डेविस ने उसके हाथ पकड़ते हुए जल्दी से कहा। एवलिन शर्म से लाल हो गई और उसने अपनी जुड़वां चोटियों को गले लगाया जिससे यह और भी आलीशान हो गया। उसने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, ये ठीक है। ये अपरिहार्य था लेकिन चुप हो गई क्योंकि वह इसे आवाज नहीं दे सकी। हाँ, यह अपरिहार्य दुर्घटना थी। वह जल्दी से उसके साथ सहमत हो गया क्योंकि वह स्थिति को और खराब नहीं करना चाहता था। वे दोनों चुप हो गए और दूसरी तरफ देखने लगे क्योंकि उनके दिमाग में अभी कुछ पल पहले जो हुआ था उस पर विचार चल रहा था। वह अपनी हथेलियों को सहला रहा था और उस स्वर्गीय अनुभूति के बारे में सोच रहा था जो उस समय से अभी भी बनी हुई थी जब उसने उसकी जुड़वां चोटियों को पकड़ा था। अचानक उसने देखा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लिए और उसकी शर्माती हुई छवि को देखकर मुस्कुराया। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई इससे पहले कि एवलिन ने कुछ पागलपन भरा कहा, हाँ कैसा था। जब तक उसने सवाल पूछना समाप्त किया तब तक उसके कान भी सेब की तरह लाल हो गए थे। जब उसने उसकी भारी शर्माती हुई शक्ल को देखा तो उसका दिमाग अचानक सुस्त हो गया। उसका दिमाग वापस उसके पास आया और उसने लापरवाही से कहा, यह अविश्वसनीय रूप से नर्म था। उसके शब्दों को सुनकर और उसकी भावुक निगाहों को महसूस करते हुए एवलिन ने दूसरी तरफ देखा। उसके लिए उसकी यह स्पष्ट घोषणा सुनना अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक था। उस पल माहौल फिर से शांत हो गया। डेविस को पता था कि उसने आधिकारिक तौर पर गड़बड़ कर दी है। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और सीधे देखते हुए उसने सारा दोष गोल्डन हॉर्न वाइवन पर मर दिया। गोल्डन हॉर्न वाइवन ने अचानक उसकी ओर देखा और अपने उस्तरे तीखे दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। डेविस ने हल्के से बुदबुदाया और खड़ा हो गया। फिर वह वापस बैठ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एस्टन साम्राज्य तक पहुंचने के लिए उसे इस जादुई जानवर पर निर्भर रहना होगा। ये गोल्डन हॉर्न वाइवन नहीं है, ये गोल्डन हॉर्नी वाइवन है। उसने मन ही मन चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि यह शाही महल में कैसा जीवन जी रहा है। यह एक अतुलनीय कामुक जीवन जी रहा था क्योंकि इसने सैकड़ों से अधिक मादा वाइवन के साथ संभोग किया था। कुछ पलों के लिए असहज चुप्पी छा गई क्योंकि डेविस ने जल्दी से चर्चा करने के लिए एक मामले के बारे में सोचा। अचानक उसे वह मामला याद आया जो उसने अपने दिमाग के पीछे रखा था क्योंकि यह एवलिन को कुछ अप्रिय यादों की याद दिला सकता था। ये सोचकर कि उसके पास उसे पहले की घटना से विचलित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उसने हिम्मत जुटाई और कहा, एवलिन। हाँ, उसने झटके से उसकी ओर देखा और एक अस्पष्ट, कांपती हुई नज़र से देखा। उसकी नज़र में एक चिंतित भाव के साथ उसने कहा, मुझे आशा है कि तुम इस बात को दिल पर नहीं लेगी कि मेरी माँ ने तुम्हें पहले क्या सहना पड़ा था। हाँ, ओह, मैं एक दिन के बाद इससे उबर गया जब मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन चुनने के लिए भी यही तरीका अपनाऊंगा। डेविस ने चौंक कर अपनी आंखें और मुंह चौड़ा कर लिया। एवलिन जम गई। पिछली घटना से विचलित होकर उसने बिना सोचे समझे उसके सवाल का लापरवाही से जवाब दिया, और जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एवलिन ने दूर देखने के लिए मुंह मोड़ा और घृणा से बुदबुदाया, बुली। डेविस ने अपना मुंह बंद कर लिया और सीधे देखा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसा नहीं कहा। चीजें और भी अजीब हो गईं। गोल्डन हॉर्न वाइवन ने फिर से अपना सिर पीछे घुमाया और एवलिन को देखने से पहले उसकी ओर देखा। फिर उसने अपनी जीभ को बाहर निकाला और बेतहाशा हिलते हुए हंसी। डेविस गुस्से में आ गया क्योंकि उसे उसका संदेश समझ में आ गया, कमीने। यह मुझे कमरा लेने के लिए कह रहा है। अल्पविराम। एक सफेद सिलहूट एक पेड़ के पास खड़ा था और गोल्डन हॉर्न वाइवन को देख रहा था जो क्षितिज में उड़ रहा था, जिसमें दो लोग थे जो असाधारण रूप से कपड़े पहने हुए थे। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? अध्याय 124, आगमन एस्टन साम्राज्य की शाही राजधानी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह बात करना जारी रखता है, अगली बार जब मैं उस बदमाश से मिलूंगा तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। हवा के हल्के से सफेद सिलहूट के पास से गुजरने पर हरे घास के मैदान हिलने लगे जिससे वह स्पष्ट हो गया। अगर तुम उसके लिए विनती नहीं करते तो मैं उसे मार देता, चाहे उसकी रक्षा हो या न हो। सफेद सिलहूट की आवाज कांप उठी। फिर उसने अपनी आस्तीनें फड़फड़ाईं और आसपास के घास के मैदानों को नष्ट कर दिया। तुम्हें उसमें ऐसा क्या खास लगता है? उसकी आवाज चिढ़ती हुई लग रही थी। वह कचरा तुम्हें भूल गया है जब वह किसी दूसरी औरत के साथ है, उसने बहस करते हुए व्यंग्य किया। ठंडी आवाज में बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, तुम मनुष्यों के बारे में क्या जानते हो? मैं 50,000 से ज्यादा सालों से जी रहा हूं और मुझे उनमें से कोई भी विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं लगा। जैसे कि उसने कुछ भ्रमपूर्ण सुना हो, उसने आह भरी, तुम निराश हो।
लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि उसके कारण स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम आसान हो गया है। उसने आसपास की जगहों को देखा और कहा, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अपनी शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह अमर विरासत हासिल करना है जिसका जिक्र उसने तुमसे पहले किया था। सहमति में अपना सिर हिलाते हुए उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे नहीं छूऊंगा। लेकिन यह उस पर निर्भर करता है। अगर मैं उसे फिर से देखूंगा तो वह बिना किसी संदेह के मर चुका होगा। अल्पविराम। डेविस और एवलिन की यात्रा लगभग 3 सप्ताह तक जारी रही। इस दौरान वे कई शहरों और राज्यों में गए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ शानदार व्यवहार किया। उन्हें किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि वे आलीशान कपड़े पहने हुए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वे शाही परिवार से थे। उनकी यात्रा बिना किसी परेशानी के सहज रही। जैसे जैसे वे एक दूसरे से बात करते गए, अपने कई पुराने अनुभव साझा करते गए, दुनिया के बारे में चर्चा करते गए, उनका रिश्ता मजबूत होता गया। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी यात्रा में कई अजीब और थोड़े कामुक क्षण भी आए, जिससे एवलिन का दिल धड़क उठा क्योंकि वह प्यार में एक युवती होने का अनुभव कर रही थी। लेकिन डेविस के लिए ये बिल्कुल नरक था। वह उसे चूमना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। वह उसे अच्छा महसूस कराना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। यात्रा के आधे रास्ते में उसने हार मान ली और खुद को और स्वर्ग को कोसने लगा कि वह अभी भी एक बच्चे के शरीर के साथ एक वयस्क जैसी मानसिकता रखता है, भले ही वह एक किशोर जैसा दिखता हो। यह एक सीमा की तरह था जिसने उसे अपने रिश्ते में अगला कदम उठाने से रोक दिया। मैं मरना चाहता हूं, जब डेविस ने बेसुध होकर कहा तो एवलिन ने अचानक चिल्लाया, देखो। डेविड उठा और अपने सामने क्षितिज को देखा। हवा के झोंके के साथ उसके लंबे बाल शान से लहरा रहे थे। गोल्डन हॉर्न्ड वाइवन अचानक तेज हो गया और दहाड़ने लगा। लगता है हम पहुंच गए हैं, डेविस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसने दूर की लाल दीवारों को देखा जिन पर कई धधकती लौ के प्रतीक थे। दीवारों के ऊपर कई छायाएं थीं, वे ऐसे खड़ी थीं जैसे वे किसी चीज या किसी का इंतजार कर रही हों। वे कौन हैं? एवलिन ने अपनी नज़र केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र इतनी दूर तक नहीं जा सकी। एश्टन सम्राट व्यक्तिगत रूप से हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। डेविस ने अपने विचार स्पष्ट किए और हास्यपूर्ण लहजे में कहा। एवलिन ने उसकी टिप्पणी पर हंसी और अपना सिर हिलाया। उसके साथ बिताए समय के दौरान उसने उससे बात की थी कि 2 सगाई होने पर उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसने ये भी बताया कि उसके दृष्टिकोण से उसकी और शर्ली की सगाई कैसे रद्द हो गई। उसने इन सब बातों को चुटकी भर नमक के साथ लिया, आधा विश्वास करते हुए आधा अविश्वास करते हुए। उसके जाने से पहले उसके पिता ने उसे कई बातों के बारे में चेतावनी दी थी, और एक बात जो उसने बताई थी वह ये थी कि पुरुष अपनी महिलाओं से संबंधित कुछ मामलों के बारे में झूठ बोलते हैं या बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। एवलिन ने अपने पिता की सलाह का पालन करने और जब भी उनका विषय किसी अन्य महिला से जुड़ा हो तो सतर्क रहने का फैसला किया। उसने उसके हाथ पकड़ लिए और अस्त व्यस्त सांसों के साथ सीधे देखा क्योंकि उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था। डेविस दीवारों की ओर देखता रहा। वह दूर से दिखने वाले सिलहूट की पहचान करने में सक्षम था। शर्ली भी वहां खड़ी है। हाँ, उसे भी अपने पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करने के लिए आने के लिए मजबूर किया गया होगा। हे भगवान, एक ऐसा व्यक्ति होना अच्छा लगता है जिसका दूसरों द्वारा सम्मान और आदर किया जाता है। डेविस ने सोचा क्योंकि वह आखिरकार अपने पिछले जीवन की अपनी लंबे समय से भूली हुई कल्पनाओं में से एक को साकार करने में सक्षम था। गोल्डन हॉर्न्ड वाइवन दीवारों के पास फिर से दहाड़ते हुए आया। दीवारों के बगल में नीचे गिरते समय उसने एक बैकफ्लिप किया। डेविस ने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन उसने एवलिन को उठाया और काठी से कूद गया, दीवारों पर उतरकर राजकुमारी की तरह उसे पकड़े हुए एकदम सही जगह पर पहुंच गया। फिर उसने उसे नीचे उतारा और उस सुनहरे सींग वाले वाइवन की तलाश की। बाहरी इलाके की दिशा से ये धीरे धीरे ऊपर आया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए एक गार्ड टावर पर उतरा। गार्ड डर गए, लेकिन उन्होंने उस पर हमला नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि यह माउंट किसका है। डेविस ने कसम खाई कि एक दिन वह इसे कष्ट देगा, लेकिन ये सोचकर कि यह उन्हें लगभग 1 महीने तक कैसे ले गया, वह इसकी चंचलता पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर घुमाया और अपने हाथ जोड़े। डेविस लोरेट साम्राज्य से सम्राट एश्टन को बधाई देता है। एवलिन जो गिरने से घबरा गई थी, उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और थोड़ा झुका। एवलिन कॉल्डन, लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की मंगेतर, सम्राट एश्टन को बधाई देती है। डेविस ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की और मुस्कुराहट के साथ कहा कि वह उसके परिचय से भाग्यशाली महसूस कर रहा था। हाँ, अच्छा, क्या अंतरंग जोड़ी है। वह लैंडिंग लगभग सही थी, सिवाय उसके अनाड़ीपन के हिस्से के। सम्राट एश्टन जोर से हंसे। डेविस ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि यह आदमी हमेशा अपनी टिप्पणियों के साथ सीधा था। लेकिन इस स्थिति में ऐसा लगा जैसे उसने एवलिन के आत्मविश्वास पर प्रहार किया हो।
और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एवलिन शर्म से थोड़ा शर्मा गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपनी जगह पर खड़ी रही क्योंकि उसने एक सुंदर मुखौटा लगाते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। अध्याय 125, दो महिलाओं के बीच बातचीत। एवलिन ने उसके हाथ पकड़े और सहज महसूस किया, फिर उसने शर्ली की ओर देखा। राजकुमारी शर्ली, बहुत समय हो गया है। शर्ली ने वही लाल रंग के कपड़े पहने थे, सिवाय इसके कि उसने उसके ऊपर एक चमकदार लाल रंग का लबादा पहना था जो उसके पूरे फिगर पर जोर दे रहा था, जिससे वह एक महारानी की तरह दिख रही थी। उसने अपना घूंघट हटाया और एवलिन को देखकर मुस्कुराए। जब एवलिन ने उसका सुंदर चेहरा देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसे लगा कि वह उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। शर्ली एवलिन के करीब आए और उसके हाथ पकड़े जैसे कि वे लंबे समय से दोस्त हों। हाँ, मुझे लगता है कि उसके लिए आपकी भावनाएं पहले ही स्पष्ट हो चुकी हैं। एवलिन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराए। वह इस राजकुमारी के कुछ हद तक करीब महसूस कर रही थी जिसने उसके साथ उचित व्यवहार किया। हाँ, बढ़िया, मुझे इसके बारे में और बताओ। शर्ली ने हंसते हुए उसे डेविस से दूर खींच लिया। एवलिन ने चीख मारी। वह मना करना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसका आतिथ्य अस्वीकार करना असभ्यता होगी। डेविस ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी, जो मुस्कान नहीं थी। उसने न केवल मेरा अभिवादन किया, बल्कि उसे अपने साथ ले भी गई। ये पिता और बेटी की जोड़ी निश्चित रूप से कुछ योजना बना रही है। अच्छा नहीं, मुझे अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। डेविस पूरी तरह से पागल हो गया, लेकिन वह फिर भी शांत रहा और सम्राट एश्टन और बड़ों से बातचीत की। इस बीच पास के एक गार्ड टावर में बहुत सारे छोटे कमरे थे जिनका उपयोग गैरिसन के लिए किया जाता था। एक छोटे से कमरे में दो सुंदरियां थीं जो अभी अभी अंदर आई थीं। शर्ली ने उत्साह से अपना सिर घुमाया और जांचना शुरू कर दिया। वह कितनी दूर चला गया है? कितनी दूर? यदि आप दूरी के बारे में पूछ रहे हैं तो वह हमारे पास ही है, एवलिन ने जवाब दिया क्योंकि वह भ्रमित महसूस कर रही थी। अया, मेरा मतलब था कि वह तुम्हारे साथ कितनी दूर चला गया है। शर्ली ने खुद को चेहरे पर थपथपाया और अपना सवाल फिर से पूछा। हमने अभी अभी हाथ पकड़े हैं। एवलिन ने ये कहते हुए शर्माया। क्या सिर्फ हाथ पकड़े हैं? शर्ली पीछे हट गई और अविश्वास में उसके शर्माते चेहरे को देखा। मुझे विश्वास नहीं होता, सच बताओ। एवलिन ने मुस्कुराते हुए सोचा, भले ही यह सच है, लेकिन वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। उसके व्यंग भरे चेहरे को देखते हुए शर्ली ने अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया और बुदबुदाया, तुम मजाक कर रहे हो न? लेकिन वह इतना हावी था। एवलिन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसके शब्द सुने, हावी? तुम्हारा क्या मतलब है? उसके हाव भाव बदल गए। जाहिर तौर पर शर्ली के शब्दों को गलत समझ रही थी। अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए शर्ली ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मेरा मतलब था कि जब हम ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के अंतिम दौर में लड़े थे तब वह हावी था। इसलिए मुझे लगा कि वह शायद तब तक तुम पर हावी हो चुका होगा। अपने हाथ फैलाते हुए एवलिन ने उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। थोड़ा पीछे हटते हुए शर्ली ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे भाई युवावस्था में प्रवेश करते ही अपना कौमार्य खो चुके हैं। खासकर तुम, जब तुम उसके साथ हो, मुझे नहीं लगता कि वह अब और टिक पाएगा। इसलिए मुझे लगा कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आखिरकार हम सभी शाही परिवार से हैं। उसकी बात सुनकर एवलिन को रोने का मन हुआ। यह क्या है? क्या ये परंपरा है? अपनी ठोड़ी पर उंगली रखते हुए शर्ली ने जवाब दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार मेरे भाइयों ने अपने नौकरों के साथ पहली बार सेक्स किया था और यह कोई रहस्य भी नहीं है। एवलिन की अभिव्यक्ति जम गई। उसके दिमाग में एक आकृति उभरी, देखो, नौकर। शर्ली की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने उसके मुंह से यह शब्द सुना, आह। नौकरों की बात करते हुए मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने अपना पहला नौकर उस लड़की से खो दिया? एलिया थी। वह यहाँ नहीं है। वह उसे यहाँ नहीं लाए। अजीब, वे इतने करीब भी लग रहे थे। अचानक उसने देखा कि माहौल शांत हो गया और तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। एवलिन ने नीचे फर्श की ओर देखा। उसने कुछ देर तक अपना सिर नहीं उठाया। शर्ली ने इंतजार किया लेकिन उसे सांत्वना नहीं दी क्योंकि वह इस मामले पर उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। उसके लिए वह सभी तरह के रोमांटिक विषयों में रुचि रखती थी और यह उसके छिपे हुए शौक में से एक था। वह अपनी बहनों और भाइयों से उनके रिश्तों और अफेयर्स के बारे में पूछती थी। ये बहुत ही कामुक और प्यारे पलों से भरा हुआ था। कुछ मजबूरी भरे पल भी थे, लेकिन वह उनसे बहुत नफरत करती थी। उस प्यारे पलों के विपरीत उसे लगा कि डेविस एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा होने पर एक महिला पर हावी हो जाता है, और इसीलिए उसने मौका मिलने पर उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर वह मजबूरी भरे रोमांस से घृणा करती थी और उसे लगता था कि वह उसके साथ उसी रास्ते पर चली जाएगी। ये ठीक है। जब वह अपने विचारों में थी तो उसने देखा कि एवलिन ने कुछ कहा था।
मैंने कहा कि यह ठीक है, एवलिन ने एक बार फिर दृढ़ स्वर में कहा। क्या ठीक है? शर्ली उलझन में पड़ गई। एवलिन ने गहरी सांस ली और अपने सवाल का जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है कि उसने पहले ही उस लड़की के साथ ऐसा किया है या नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि यह किसी न किसी तरह से हो सकता है। आखिरकार उसकी माँ ने मुझे उस लड़की से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। ओह, शर्ली ने अतिशयोक्तिपूर्ण स्वीकृति दी और जिज्ञासु नज़र से पूछा, तो वह वास्तव में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? जब एवलिन ने उसका सवाल सुना तो वह संतुष्ट भाव से मुस्कुराए और अपने हाथों को अपने दिल पर रख लिया। वह मेरे साथ मेरे अपने परिवार से बेहतर व्यवहार करता है। शर्ली ने अपना सिर हिलाया और एक अज्ञात भावना की भावना उसके दिल से गुजरी। क्या मैं गलत थी? वह अभी यही सोच सकती थी। उसके दिमाग में फुसफुसाहट थी कि एवलिन झूठ बोल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर भाव देखकर और ये देखकर कि कैसे वह उसे ले जाते हुए गोल्डन हॉर्न वाइवन से कूद गया, वह यह मानने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसके शब्द सच हो सकते हैं। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें उस समय लिए गए अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है? एवलिन मूर्ख नहीं थी, वह उसके चेहरे के भावों में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को देख सकती थी। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी वे दिखती थीं। अध्याय 126 उदास शर्ली। शर्ली ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उस समय से मेरे कई भाई बहन मुझे याद दिलाते रहे कि कैसे मैंने दुनिया की सबसे मजबूत महिला बनने का मौका गंवा दिया। हर दिन मैं सोचती रही कि उस समय मैंने जो फैसला लिया था वह सही था या गलत। ठीक है, जब से मैंने वह फैसला लिया है, यह तय है कि मैं उसके साथ फिर कभी नहीं रहूंगी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मैं सही थी या गलत। और उसके कंधे झुक गए। तुम्हारी कहानी के अनुसार मैं अपने जीवन में पहली बार गलत थी। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? एवलिन ने फिर से पूछा, ये सोचकर कि उसे इस बार एक अलग जवाब मिलेगा। अभी नहीं, तुरंत जवाब देते हुए शर्ली ने मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। उसका जवाब सुनकर एवलिन उलझन में पड़ गई। अभी नहीं। शर्ली की आंखें अचानक लड़ाई की भावना से जल उठीं। अगर मैं सफलतापूर्वक अमर विरासत हासिल कर लेती हूं तो मैं उससे एक बार फिर लड़ूंगी। फिर मैं खुद को उसके सामने साबित कर दूंगी। अमर विरासत। एवलिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह जानती थी कि यह क्या था, क्योंकि डेविस ने एक बार अपनी यात्रा के दौरान उसे इस मामले के बारे में बताया था। लेकिन उलझन में उसने पूछा, ठीक ठीक क्या साबित करो? साबित करो कि मैं किसी भी तरह से उससे कम नहीं हूं। शर्ली ने अपनी मुठियां भींच लीं और उस समय के बारे में सोचा जब वह पूरी तरह से उसके अधीन थी। उस घटना के बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह उसे अनजाने में उसके बारे में याद दिलाता रहा था और इस पूरे समय उसकी भावनाओं को अस्त व्यस्त कर रहा था। एक शाही कुलीन के रूप में उसका अपना गौरव था जिसे वह शायद ही कभी बाहर दिखाती है, लेकिन उसे डेविस ने कुचल दिया था। अगर वह उसकी उम्र का होता तो वह इस अपमान को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत साबित हुई। एवलिन ने उस समय के बारे में सोचते हुए हंसी उड़ाई जब उसने उसे चुनौती दी थी। उसने बुदबुदाया, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही परिणाम देख सकती थी। क्या? शर्ली ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना, लेकिन उसके शब्दों को नहीं समझ पाए। कुछ नहीं। एवलिन ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी नज़र से उसकी ओर देखा। शर्ली ने संदेह से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, अगर तुम ऐसा कहती हो, चलो वापस चलते हैं। डेविस सम्राट एश्टन से बातचीत करता रहा। उनकी बातचीत से उसे समझ में आया कि जाहिर तौर पर 2 दिन बाद एक भोज आयोजित किया जाएगा जिसमें उसका 21वां जन्मदिन मनाया जाएगा। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उससे शादी करने के अवसर के लिए बहुत सारे युवा लड़ रहे होंगे। यह उसके लिए पूरी तरह से आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि सम्राट एश्टन अभी भी उसके लिए लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी ऐसा नहीं लगता है। मैं देख रहा हूं कि आपने उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करना छोड़ दिया है, डेविस ने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। मेरे दृष्टिकोण से उसने निश्चित रूप से अपने भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद कर दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार अमर विरासत हमारे करीब है। तथ्यों को देखते हुए शर्ली और मैं ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इसे विरासत में पाने का मौका है। सम्राट एश्टन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए आह भरी। आपने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन आपने हमें जो जानकारी दी है वह स्पष्ट है। हम अभी तक पौराणिक छठे चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि एक अमर विरासत है जो हमें 9वें चरण से आगे तक पहुंचने देती है। उसने अपने हाथ हटाए और अपनी आस्तीनें झटकते हुए कहा, चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। भले ही आपको विरासत नहीं मिली हो, फिर भी आपके पास आपका स्वामी है, और मुझे लगता है कि आपका स्वामी अमर स्तर पर है, क्योंकि उसका अमरस्व हमारे महाद्वीप में हमारी दुनिया के कानूनों द्वारा प्रतिबंधित किए बिना आने में सक्षम है। मतलब आप निश्चित रूप से किसी न किसी तरह अमर अवस्था तक पहुंचेंगे, जबकि मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, उसने कहा, और उसकी आंखों में निराशा भरी नजर चमक उठी। डेविस ने अपना मुंह बंद रखा और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया।
उसकी राय सुनकर वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने जो कहा वह उचित था। मृत्यु नोट के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह कम से कम अमर अवस्था तक तो पहुंच ही सकता है। और वह वापस आ गई है, मेरी वह बेऔलाद बेटी, सम्राट एश्टन ने बोलते हुए अपने दांत पीस लिए। अपना सिर पीछे घुमाते हुए डेविस ने शर्ली और एवलिन को साथ साथ चलते देखा। अपने महल में वापस जाओ शर्ली, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, सम्राट एश्टन ने चिल्लाकर कहा। ठीक है शाही पिता, शर्ली ने आज्ञाकारी ढंग से विदा लेते हुए मुस्कुराया। उसने उसे यहाँ नहीं बुलाया, तो इसका मतलब है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आए है। डेविस उलझन में पड़ गया। वह अचानक ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसने इस मामले में बहुत सोचा और परिणामस्वरूप एक नार्सिसिस्ट बन गया। मुझे ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए उसने एवलिन की ओर देखा और पूछा, तुम कहाँ गई थी? बस अपने नए दोस्त के साथ थोड़ी सैर करने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, एक नया दोस्त कह रहे हो, ये कब हुआ? अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उसने सवाल किया। मुझे नहीं पता, शायद ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में या अभी। उसकी ओर मुस्कुराते हुए उसने उसके हाथ पकड़ लिए। ठीक है, तुम दोनों को दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाना चाहिए। हमारी शाही राजधानी में बहुत सारे बाजार, बहुत सारी दुकानें और देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं। एक बुजुर्ग ने इस शाही राजधानी के बारे में शेखी बघारते हुए हंसते हुए कहा। क्यों नहीं, हमारी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भोज के समय आप बुजुर्गों से मिलूंगा, तब तक हम दोनों विदा लेते हैं, डेविस ने जवाब दिया और अपने हाथ जोड़े। सम्राट एश्टन और अन्य लोगों ने भी अपने हाथ जोड़े और चले गए। डेविस और एवलिन ने चारों ओर देखा। वे दीवार के ऊपर थे, लेकिन किसी भी गार्ड ने उन्हें दीवार से नीचे उतरने के लिए सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। जाहिर है अब किसी को उनकी परवाह नहीं थी। डेविस ने एवलिन की ओर कंधे उचकाए। उसे अचानक एक विचार आया और उसने उसे फिर से उठाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया और दीवारों से कूद गया। आहा, एवलिन ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली जबकि उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। डेविस के चेहरे पर मुस्कान थी। चाहे मैं उसे कितनी भी बार डराऊं, यह अभी भी काम करता है। अध्याय 127 साइन लैंटोविन। डेविस 60 मीटर की दीवार से कूद गया। गिरना उसके लिए रोमांचक था, लेकिन एवलिन के लिए यह बिल्कुल विपरीत था। यह उसके लिए नरक जैसा डरावना था। धमाका! जमीन पर उतरते ही वह स्थिर खड़ा रहा, जबकि जमीन पर दरारें बन रही थीं। उसका बॉडी कल्टीवेशन चौथे चरण पर था, इसलिए वह 500 मीटर की इमारत से गिर सकता था, लेकिन फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। भले ही एवलिन दीवार से सीधे गिर जाए, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम में तीसरे चरण का प्रशिक्षण लिया था। लेकिन डरावनी चीजें अभी भी उसके लिए डरावनी थीं। आसपास के लोग चौंक गए और उन दोनों को देखने लगे जिन्होंने शानदार कपड़े पहने थे। कुछ लोगों की आंखें चमक उठीं और वे पागल आंखों से जल्दी से उसकी ओर दौड़े। युवा मास्टर, क्या आपको कोई गाइड चाहिए? महाराज, आपके लिए एक शीर्ष स्तरीय सेक्सी गाइड उपलब्ध है। युवा प्रतिभाशाली, क्या आप एक शहर गाइड को काम पर रखना चाहते हैं? हम सभी महत्वपूर्ण स्थानों को जानते हैं। चमकती आंखों वाले 5 लोग जल्दी से उसके सामने खड़े हो गए और एक एक करके पूछा। डेविस ने अपनी भौहें उठाईं और पहले वाले को चुना, जिसने बहुत ज्यादा चापलूसी भरे शब्द नहीं कहे। मैं आपको काम पर रखता हूँ। धन्यवाद युवा मास्टर, मैं आपको शहर के चारों ओर दिखाऊंगा, मेरे पास जो कुछ भी है। जो बोला वह युवा दिख रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए था। इसके अलावा उसकी ऊंचाई डेविस जितनी ही थी। बाकी लोग निराश दिखे और दूसरे संभावित ग्राहकों की तलाश में चले गए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसे नीचे उतारा और एक सवाल पूछा। मेरा नाम जाइलन है, युवक ने जवाब दिया। डेविड ने अपना सिर हिलाया और सोचा, ये युवक काफी ईमानदार और भावुक दिखता है। जाइलन, ये कौन सी जगह है? पास की दुकानों की ओर हाथ दिखाते हुए जाइलन ने उत्तर दिया, इस जगह पर बहुत सारी दुकानें हैं और इसे साउथ एंड प्लाजा के नाम से जाना जाता है। आप लगभग सभी प्रकार की खेती की तकनीकें, कीमिया सामग्री और कई स्वर्गीय वस्तुएं पा सकते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश पृथ्वी ग्रेड की हैं और उनमें से बहुत कम ही स्काई ग्रेड की हैं। डेविस ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने एवलिन के साथ प्लाजा का पता लगाया, जबकि जाइलन ने सरल शब्दों में वह सब कुछ समझाया जो वह बता सकता था। उसने बहुत सारी कीमिया सामग्री खरीदी जो उसे लोरेट साम्राज्य में नहीं मिली थी, जबकि एवलिन ने कुछ कपड़े खरीदे जो उसने खुद बनाए थे। अपनी खोज के दौरान उसे कुछ कल्पनाएं थीं कि वह कुछ स्वर्गीय सामग्री प्राप्त कर सकता है, लेकिन वास्तविकता काफी निराशाजनक थी। जब रात हुई तो उन्होंने बहुत सारी खरीदारी की, जिससे कई दुकान मालिक संतुष्ट हो गए। जाइलन, यहाँ सबसे प्रसिद्ध सराय कौन सी है? डेविस ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि देर हो चुकी है। आसमान में अंधेरा था और ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी क्षण बारिश होने वाली है।
युवा मास्टर, वहाँ की सराय इस इलाके की सबसे मशहूर सराय है। जाइलन ने एक दिशा की ओर इशारा किया। वहाँ एक चमकदार महल जैसी इमारत थी जिसे लालटेन और असाधारण चित्रों से सजाया गया था। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर साइन लैंटो इन लिखा था। जब तक ये चला यह मज़ेदार था, जाइलन। डेविस ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक बैंगनी सिक्का था। जाइलन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अचानक भावुक हो गया जब उसने अपने हाथों से सिक्का लिया। उसने कृतज्ञता से डेविस को देखा और घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। मजबूती से जियो, जाइलन। अपनी बात को एक मुस्कान के साथ समाप्त करते हुए वह एवलिन के साथ चला गया। एक बैंगनी सिक्का उस युवा लड़के को अपना परिवार शुरू करने और अगर वह होशियार है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। डेविस जानता था कि यह बैंगनी सिक्का उसके लिए कितना कीमती था, इसलिए उसने जाने से पहले उसे जिस तरह से भी अपना आभार प्रकट करना चाहा, करने दिया। उस सराय में पहुंचते हुए वह आराम से उसमें घुस गया और रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा। मुझे 2 कमरे दे दो। जब रिसेप्शनिस्ट ने यह अनुरोध सुना तो उसका चेहरा मुश्किल में पड़ गया। वह देख सकता था कि ये ग्राहक आलीशान कपड़े पहने हुए थे और शायद किसी अमीर परिवार से थे। सराय के मालिक को बुलाने से पहले वह कुछ देर के लिए झिझका। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, युवा मास्टर। डेविस ने उसकी झिझक को देखा और सोचा कि कोई समस्या होनी चाहिए। फिर उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ क्षण बीतने तक एक सुगठित शरीर वाला व्यक्ति प्रवेश द्वार से आया। उसने रिसेप्शनिस्ट को देखा और डेविस को देखा। वह चौंक गया, फिर वह जल्दी से उसकी ओर भागा और घुटनों के बल बैठ गया। साइन लैंटो ने विनम्रतापूर्वक क्राउन प्रिंस डेविस का अभिवादन किया। डेविस आश्चर्यचकित नहीं था। उसकी उपस्थिति कुछ इमेजरी क्रिस्टल में दर्ज थी, इसलिए कुछ लोगों को पता था कि वह कैसा दिखता है। रिसेप्शनिस्ट और आसपास खड़े लोग अचानक चौंक गए। डेविस की उपस्थिति में खुद को विनम्र करते हुए उनका रवैया तुरंत एक पायदान नीचे चला गया। मैंने पूछा कि क्या इस सराय में 2 कमरे उपलब्ध हैं? डेविस ने अपना प्रश्न दोहराया। यह क्राउन प्रिंस डेविस, हमारे सराय में और कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। हमें ये कहते हुए बहुत खेद है, लेकिन हम आपकी मांगों को पूरा करने के लिए अपने किसी भी ग्राहक को लात नहीं मारेंगे, साइन लैंटो ने दृढ़ स्वर में कहा। इस तरह वह अपने ग्राहकों के प्रति वफादार रहकर नंबर 1 प्रसिद्ध सराय का स्थान प्राप्त करने में सक्षम था। अगर आपके पास कोई सराय नहीं है तो बस मना कर दें। क्या मैंने आपके लिए चीज़ें मुश्किल कर दी हैं? डेविस ने उलझन भरे लहजे में पूछा, लेकिन वह जानता था कि इस आदमी को उन घमंडी युवा मालिकों द्वारा अनिश्चित काल तक परेशान किया गया होगा जो एक रात के लिए रहने आते हैं। साइन लैंटो उसके शब्दों पर अविश्वसनीय रूप से खुश दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे वह डेविस के रवैये से पूरी तरह सहमत थे। नहीं, मैं क्राउन प्रिंस डेविस को आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। डेविस ने एवलिन के साथ चलने से पहले आह भरी। ठीक है, अलविदा। बाहर निकलने से ठीक पहले भारी बारिश होने लगी, जिससे उसकी आंखें असंतोष में सिकुड़ गईं। उसने सोचा कि क्या उसे फिर से सराय की तलाश में बाहर जाना चाहिए। उसे भीगना पसंद नहीं था और न ही एवलिन को। बारिश को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में सोचते हुए उसने जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने फिर से एक कदम बढ़ाया, उसके पीछे से एक आवाज़ आई। यह 1 मिनट रुकिए, महाराज। अध्याय 128, अस्पष्ट हवा। क्या? डेविस ने पीछे मुड़ते हुए कहा। साइन लैंटो ने एक पल के लिए हिचकिचाने से पहले जवाब दिया। एक वीआईपी कमरा बचा है, लेकिन एक वीआईपी कमरा? क्या आपने नहीं कहा था कि कोई कमरा उपलब्ध नहीं है? डेविस ने जिज्ञासु नज़र से सवाल करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हमारे पास है, लेकिन वह वीआईपी कमरा काफ़ी अनोखा है। मुझे आश्चर्य है कि वहां पर मौजूद युवती का नाम एवलिन कॉल्डन है। साइन लैंटो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी शंका को एवलिन की ओर निर्देशित किया। एवलिन ने अपना सिर हिलाया और बोली, मैं हूं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि क्राउन प्रिंस आंशिक रूप से उस कमरे में रहने के योग्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस एवलिन को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उसका सवाल सुनकर एवलिन का दिल एक पल के लिए धड़क उठा, क्योंकि उसने डेविस के साथ एक कमरा साझा करने के बारे में सोचा। अपनी यात्रा के दौरान वे अलग अलग कमरों में रहे। अब जबकि उन्हें एक ही कमरा साझा करना था, वह एक पल के लिए झिझकी। फिर उसने सोचा, ये सिर्फ एक कमरा है। तुम इतनी झिझक क्यों रही हो? ठीक है, एवलिन ने अपना फैसला करते हुए जवाब दिया। डेविस बाहर से हंसा, लेकिन वह मन ही मन रोया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक ही कमरे में रहते हैं या नहीं, क्योंकि वह उस पर कोई चाल नहीं चल सकता था। 11 साल के बच्चे के शरीर के साथ नहीं, भले ही वह एक औसत 16 साल के बच्चे जैसा दिखता हो। बिल्कुल सही, ये कमरे की चाबी है। साइन लैंटो ने डेविस को आंख मारने से पहले एक चाबी पेश की। डेविस हैरान रह गया, यह आदमी क्या पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने चाबी ली, उस आदमी को पैसे दिए और कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हुए तथाकथित वीआईपी कमरे की ओर चल पड़ा। वह और एवलिन आखिरकार कामुक बैंगनी रोशनी से सजे एक दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर एक वाक्य लिखा था, सिर्फ पति और पत्नी।
उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि मालिक ने क्यों कहा कि वे इस कमरे में रहने के लिए आंशिक रूप से पात्र हैं। ऐसा कहने के बाद उन दोनों को इस बारे में बुरा लगा। डेविस को कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ, लेकिन अब वह कल्पना कर सकता था कि यह किस तरह का कमरा था। उसने एक पल के लिए विचार किया और अंदर जाने से पहले एक बार फिर से उससे पुष्टि करने का फैसला किया। एवलिन, क्या तुमने हमारे साम्राज्य में इस तरह का कोई सराय देखा है? एवलिन ने उसकी ओर देखा और कठोर चेहरे के साथ पलकें झपकाईं। नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। उसने अपनी आंखें झपकते हुए सिर हिलाया, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। वह हंसा। तो फिर हम अंदर क्यों नहीं चलते? जरूर, तुम पहले जाओ। एवलिन ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन ये ध्यान देने योग्य नहीं था। ठीक है। उसने चाबी के छेद को देखा और चाबी डाली। कचा। वह कमरे के अंदर गया और उसे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। फिर उसने राजा के आकार के बिस्तर को देखा जो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। उसके बगल में एक टेबल थी और उस पर गोलियों के कंटेनर थे जिनमें अलग अलग प्रभाव वाली गोलियां थीं। रोशनी अस्पष्ट थी, जो कुछ जगहों पर मिल सकती थी, जो मूड को खुशनुमा बना देती थी। दीवारें ध्वनिरोधी थीं और कई छिपी हुई संरचनाएं स्थापित की गई थीं, इसलिए यहाँ चाहे कुछ भी हो, ये तब तक यहाँ रहता है जब तक यहाँ रहने वाले लोग इसे प्रकट नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगा। एक जगह है जहाँ व्यभिचार होता है। डेविस ने जगह के चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। आमतौर पर इस तरह की जगहों का इस्तेमाल जोड़े करते थे जो इन कामों में तब तक लिप्त नहीं हो सकते जब तक कि वे खुशी में चिल्ला न दें। धमाका। डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी की और थोड़ा जम गया। उसने अपने पीछे देखा कि एवलिन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके बंद दरवाजे पर झुकी हुई थी। उसका फिगर इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि ऐसा लग रहा था कि उसे उसके करीब आने और वो सब करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो उसे एक सच्चे आदमी के रूप में करना चाहिए। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, फिर उसने गहरी सांसें लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम क्या खेल रही हो, एवलिन? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने फिर पूछा। तुम्हें पता था कि यह जगह क्या है न? एवलिन के चेहरे पर हल्की लाली थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी कारण से बहुत कोशिश कर रही थी। क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? उसने नम्र स्वर में पूछा। डेविस का दिल धड़क उठा और जवाब में उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया है। सच में? उसका चेहरा चमक उठा। तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक अजीब व्यवहार करने लगी हो? डेविस ने चिंतित चेहरे के साथ पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक बिना किसी कारण के ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। यही तो। उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे एक बार भी चूमा नहीं है। उसने अपनी काली स्कर्ट को पकड़ते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए चीखी। चुंबन। डेविस ने अविश्वास में उसकी ओर देखा। यही तो उसके अजीब व्यवहार करने का कारण था। उसने धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा और आगे कहा, मेरे पिता ने कहा था कि इस समय में मैं तुम्हारे सामने अपनी मासूमियत खो सकती हूँ। शर्ली ने कहा कि तुम्हारी हैसियत और उम्र के लड़के अपने नौकरों के साथ ऐसा कर चुके हैं। इन सभी तथ्यों के साथ मैं ये चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकती कि तुम अब मुझे नहीं चाहते। उसकी बातें सुनकर वह एकदम अवाक रह गया। उसने अचानक ऊपर देखा और अकेले में अपने आप से सोचा, क्या मैं अकेला हूं जो इस दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूं? इस दुनिया में स्थापित सामान्य ज्ञान उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। कुछ मामले समान थे जबकि अन्य नहीं थे। उसे फिर से देखते हुए उसे याद आया कि उसने कभी भी उससे प्यार से कोई शब्द नहीं कहा, सिवाय मजाक करने और दोस्तों की तरह उससे बात करने के। तुरंत उसने अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल फेंकने का फैसला किया, और जब तक उसे इसका एहसास हुआ वह उसके गालों को थामे हुए पागलों की तरह उसके चेरी होठों को चूम रहा था। एवलिन की आंखें उस पल चौड़ी हो गईं जब उसने उसके जोशीले चुंबन को महसूस किया। उसकी आंखें और भी धुंधली हो गईं क्योंकि उसने अपने जीवन का पहला चुंबन अनुभव किया था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई और उसके दांतों को सहलाने लगी। बेचैनी के एक पल में उसने अनजाने में अपनी नाजुक जीभ का उपयोग करके उसकी जीभ को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गई और मुड़ गई क्योंकि वह आपस में उलझ गई। यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग में कोई स्विच चालू हो गया हो। उसने उसके सिर को गले लगाते हुए उसके चुंबन का जोश से जवाब देना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के शरीर से कसकर चिपके हुए थे और अपने शुरुआती प्रदर्शन के विपरीत अतुलनीय तालमेल में चूमे। डेविस ने उसकी जीभ को चाटा और उसके होंठों को कई बार चूमा, इससे पहले कि वह गिनती भूल जाए। उसने महसूस किया कि उसकी जुड़वां चोटियां उसकी छाती से दब रही थीं। उसके हाथ उसके चेहरे से हट गए और उसकी रसीली चोटियों को पकड़ लिया। उसके मुंह से एक बड़ी दबी हुई कराह निकली क्योंकि वह अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। अध्याय 129। भोज से एक दिन पहले। डेविस ने उसकी कमर पकड़ी और उसे उठाया और बिस्तर की ओर चला गया। उसने उसे बिस्तर पर छोड़ दिया, उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी धुंधली काली आंखों को घूरने लगा।
उनके चेहरे सिर्फ इंच भर की दूरी पर थे और वे अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के खिलाफ महसूस कर सकते थे। एवलिन ने गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा गर्म महसूस हो रहा था और वह गुलाब की तरह लाल हो गई थी। उसकी छाती उसकी भारी सांसों से ऊपर नीचे हो रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डेविस ने घोषणा की और एक बार फिर से उसके होंठों को जोश से भरते हुए कहा। एवलिन का दिल धड़क उठा और उसने फिर से अंतरंगता से जवाब दिया। उनकी जीभें बेतहाशा लड़ रही थीं और उन्होंने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं। उनके होंठ अलग होने में पूरे 30 सेकंड लग गए और उनकी सांसें फूल गईं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, जबकि दोनों की आंखों में जुनून और वासना थी। जैसे ही उसने उसके काले कपड़े उतारने के बारे में सोचा, उसे अचानक लगा कि उसकी समझदारी वापस आ गई है, क्योंकि उसने अपने 11 साल के शरीर के बारे में सोचा। उसे इस तरह के समय में ऐसा सोचना बेवकूफ़ी लग रहा था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या मैं तब भी ऐसा करूंगा अगर उसकी उम्र मेरी उम्र के बराबर होती? उसने अपने दांत पीस लिए। उसका जवाब एक ठोस नहीं था। उसने उसकी भावुक निगाहों को देखा और माफ़ी मांगी, लेकिन ये भी महसूस किया कि उसे अभी रुक जाना चाहिए। वह कुछ देर तक ऐसे ही रहा और कुछ ही देर में उसे भी अपनी समझदारी वापस आती हुई महसूस हुई। एवलिन के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी, हालांकि वह अभी भी शर्मा रही थी। एवलिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डेविस ने एक बार फिर अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ घोषणा की। उसने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी पलकें कांप उठीं जब उसने पूछा, सच में? उसने अपना सिर हिलाया और सच्चाई से उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। उसके शब्द सुनकर वह जल्दी से चिंतित होकर वापस बैठ गई। उसे गले लगाते हुए उसने जवाब दिया, मुझे पता है। उसके गर्म शरीर से गले लगने पर उसे लगा कि उसका प्यार पाने की उसकी इच्छा आखिरकार सफल हो गई है। उसकी आंखों में आंसू बह निकले और उसके चेहरे पर फव्वारे की तरह टपकने लगे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, डेविस। उसने उसकी पीठ को सहलाया और सांत्वना के कुछ शब्द फुसफुसाए। कुछ पल बीतने से पहले वह उससे अलग हो गया और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। इस पर हंसते हुए उसने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। एवलिन ने मुंह बनाया और एक तरफ देखा, उसकी नज़र से नज़र मिलाने को तैयार नहीं थी। अजीब बात है, अब जब हमने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया है, तो क्या हमें और अधिक अंतरंग नहीं होना चाहिए? उसने सोचा कि उसे धोखा दिया गया है। जब उसने उसे फिर से चूमने की कोशिश की तो उसने ऊपर देखा और उसकी नज़र से नज़र मिलाई। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं शादी होने तक इंतज़ार करूंगी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। इस डर से कि कहीं वह उसे चूमने की कोशिश करते हुए पकड़ा न जाए, उसने लापरवाही से कठोर चेहरे के साथ उत्तर दिया। एवलिन ने अपना सिर हिलाया और शांत हो गई। अचानक वह फिर से शर्मा गई और नम्र स्वर में बोली, अगर तुम असंतुष्ट हो तो हम वही कर सकते हैं जो हमने पहले किया है। हम उसके शब्द पूरे होने से पहले उसके चेहरी होंठ फिर से बंद हो गए। वह जम गई और उसे देखने लगी, जबकि वह अलग हो गया और उसे देखकर मुस्कुराया। याद है तुमने क्या कहा था? वह बिस्तर से दूर चला गया और बाथरूम में चला गया। जाहिर है कि उसके शरीर के निचले हिस्से में जो कुछ भी भड़क रहा था उसे शांत करने के लिए वह अंदर गया और सचमुच ध्यान लगाया। एवलिन ने अपने होंठों को एक झटके में छुआ, लेकिन यह उसकी परिपक्व अपील के साथ अविश्वसनीय रूप से सेक्सी लग रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ अपने शरीर के निचले हिस्से पर बढ़ाया और वह थोड़ा नम महसूस हुआ। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से लाल हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसने क्या किया था। उसे शर्म ने पूरी तरह से जकड़ लिया और उसका दिमाग तकिए पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब डेविस बाहर आया तो उसने देखा कि वह सो रही थी। वह मुस्कुराया और उसके बगल में सो गया। अगले दिन जब वे जागे तो उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, क्योंकि वे अजीब तरीके से बात कर रहे थे और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी अजीबोगरीब हरकतों पर हंस पड़े। तैयार होने के बाद वे ईर्ष्या, प्रशंसा और जलन के विभिन्न भावों को देखते हुए सराय से बाहर निकल गए। उन्होंने पूरा दिन शाही राजधानी का दौरा करते हुए बिताया। वहां बहुत सारे दृश्य थे जो उनके मूड को खुशनुमा बना रहे थे। जब वे घूम रहे थे तो उन्होंने कई युवाओं को शानदार वस्त्र पहने देखा। उन्हें देखें, डेविस को पता था कि वे जन्मदिन के भोज के लिए भी यहां आए थे। डेविस को यकीन था कि उसने उन्हें ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में नहीं देखा था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे प्रतियोगिता के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके होंगे। फिर भी उसने उनसे बातचीत शुरू करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे लगा कि यह एक बोझ हो सकता है, खासकर जब वह एवलिन के साथ बिताए समय का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे तथाकथित डेट का अनुभव होता था जिसके बारे में वह हमेशा पढ़ता रहता था। लेकिन ये सुंदर और कामुक कुलीन महिलाओं को बातचीत करने के लिए उसके पास आने से नहीं रोक पाया।
डेविस को सिर दर्द हुआ, लेकिन उसने एवलिन को सीधे अपने प्यार और होने वाली पत्नी के रूप में पेश करके चतुराई से उनकी पेशकश को अस्वीकार कर दिया। गर्वित महिलाओं के चेहरे एक बदसूरत मुस्कान में सिकुड़ गए, इससे पहले कि वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं और चली जाएं। वह थोड़ा चिंतित था कि उनके साथ आए कुलीन युवक उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और काम में व्यस्त थे। फिर उसने राहत की सांस ली और केवल उसके साथ खुशी से समय बिताया। जब रात हुई तो वे आराम करने और कल जन्मदिन के भोज में भाग लेने के लिए दूसरे सराय में चले गए। दुर्भाग्य से जब वे सराय के अंदर गए तो एवलिन ने 2 कमरे मांगने में पहल की, जिससे उसके अंदर निराशा पैदा हुई। वह एक बार फिर उस चेरी के होंठों को चूमने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि एवलिन ने ये देख लिया होगा, जिससे उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह पूरे दिन उसके होंठों को घूरता हुआ पकड़ा गया था। उसे घृणा महसूस हुई होगी, यही उसने सोचा, जबकि वह उदास होकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। वह अपने कमरे के अंदर गया और बिस्तर पर गिर गया, अपने अस्तित्व के अर्थ पर विचार करते हुए उदास हो गया। अध्याय 130 तुच्छ अंतर्धाराएं। समय शांतिपूर्वक बीत रहा था, तभी अचानक एक दस्तक सुनाई दी, जिसने उस शांति को भंग कर दिया जिसे डेविस अपने जीवन काल में एक बार भी अनुभव नहीं करना चाहता था। डेविस ने खड़े होते ही अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और दरवाजे की ओर देखा। क्या वह आई थी? उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा और वह तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा घृणा से उसके शरीर से निकल गई। क्या मैंने किसी आदमी के लिए दरवाज़ा खोला है? और वह भी उत्तेजित चेहरे के साथ। उसके सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था जो इस सराय का कर्मचारी लग रहा था। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? डेविस ने दुबले पतले आदमी को शत्रुता से देखते हुए पूछा। दुबला पतला आदमी कांप उठा। वह जानता था कि यह ग्राहक कौन है, क्योंकि लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस के यहाँ ठहरने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई थी। कहो, डेविस ने झल्लाते हुए कहा। आमतौर पर वह उसके साथ विनम्रता से पेश आता, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उस दरवाजे के पीछे वाली एवलिन नहीं थी, तो वह क्रोधित हो गया। हाँ, दुबला पतला आदमी फिर से कांप उठा और फिर उसने एक लड़की की तरह पत्र पेश किया, जिसने अपने क्रश को ये पत्र पेश करने के लिए हिम्मत जुटाई थी। जब डेविस ने वह पत्र देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जब उसने इस आदमी को सबक सिखाने के बारे में सोचा तो दुबला पतला आदमी बोला, बाहर एक महिला ने मुझे ये पत्र तुम्हें देने के लिए कहा था। उसने कहा कि यह महत्वपूर्ण है और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा। उसने मुझे प्लेटिनम के सिक्के भी दिए, इसलिए मैं विरोध नहीं कर सका। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया इस नीच को माफ़ कर दें। जब तक उसने अपना लंबा भाषण समाप्त किया, डेविस उसके घुटनों पर बैठे हुए आसन को देखकर अवाक रह गया। डेविस ने पत्र लेने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया और पूछा, वह महिला कैसी दिखती थी? दुबले पतले आदमी ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सांस रोकी। मैं उस महिला का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत शानदार थी। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए फिर से पूछा, और क्या? दुबले पतले आदमी की आंखें बाईं और दाईं ओर घूमी। फिर उसने चुपके से कहा, उस महिला ने काले कपड़े पहने थे, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसका फिगर बिल्कुल इस आकार का है। जब डेविस ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि यह आदमी काफी मनोरंजक है। हाथ हिलाते हुए डेविस ने आह भरी, ठीक है, तो चले जाओ। मैं विनम्रतापूर्वक क्राउन प्रिंस को उनकी समझदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारी झुकते हुए दुबला पतला आदमी चला गया। डेविस ने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। फिर उसने पत्र खोला और बुदबुदाया, अब यह क्या हो सकता है? पत्र पर एक शाही प्रतीक था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं। उसे खोलते हुए उसने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा। क्राउन प्रिंस डेविस लॉरेट, जैसे ही आप ये पत्र पढ़ना समाप्त करें, इसे जला दें। यह मैं हूँ, शर्ली एश्टन। यह महत्वपूर्ण है। ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में अकेले आइए, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। डेविस ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और सोचा कि जाना चाहिए या नहीं। इसे जला दें। वह मुझसे संपर्क करते हुए पकड़ी नहीं जाना चाहती। क्या उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, या वह कोई साजिश रच रही है? उसने सोचा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। उसने अपनी ठुड्डी से हाथ हटाए और खड़ा होकर मुस्कुराया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? वह बाहर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक उसे लगा कि वह धोखा दे रहा है और उसने सोचा, मुझे वहां जाने से पहले उसे बता देना चाहिए था न। लेकिन क्या होगा अगर वह मुझे जाने नहीं देगी, या कहे कि वह भी मेरे साथ आएगी? ये काफ़ी समस्याग्रस्त हो जाएगा। लेकिन फिर वे हाल ही में दोस्त बन गए हैं, इसलिए शर्ली को शायद परेशानी न हो। लेकिन रुको, फिर उसने मुझे अकेले क्यों बुलाया और एवलिन को क्यों नहीं? उसे भ्रम में अपना सिर दर्द महसूस हुआ। ये सब बकवास है।
उसने निर्णय लेने से पहले बुदबुदाया और चला गया। अल्पविराम। डेविस और एवलिन जिस सराय में रुके थे उससे कुछ दूरी पर एक गली में कुछ हटे कट्टे आदमी थे जो देखने में अनुभवी लग रहे थे, एक निश्चित दिशा में जाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। यो, तुम्हें पैसे मिल गए ना? चेहरे पर मूंछें लिए उस आदमी ने पूछा। छिपकली जैसा चेहरा लिए एक आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारे पास उन सुंदरियों के साथ उस जगह पर कुछ रातें बिताने के लिए पर्याप्त से अधिक पैसे हैं। जल्दी करो और चलो, मैं अपनी छड़ी को उन पर पटकने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एक और आदमी, जिसका शरीर काफी विकसित था, चिल्लाया और उस जगह की ओर दौड़ने लगा जहां वे जाना चाहते थे ताकि रात के सुखों का अनुभव कर सकें। अचानक उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह रुक गया और एक दिशा में घूरने लगा। इस समय इस कामुक दिमाग के साथ वह जो कुछ भी देख रहा था उसे देखकर सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं सका। अन्य दो उसके पास आए और अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वहां 3 महिलाएं थीं जो शानदार कपड़े पहने हुए थीं और उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें किसी घृणित चीज ने बाधित किया हो। तीनों पुरुषों ने अतुलनीय रूप से सेक्सी सिलहूट को देखा। उनकी कमर में आग जल रही थी क्योंकि वे अपनी जलती हुई वासना के कारण अपना कुछ विवेक खो चुके थे। तीनों महिलाएं घृणित दिख रही थीं, लेकिन इससे उनकी आग में और भी ईंधन भर गया जिससे उनकी उत्कट इच्छाएं भड़क उठीं। सुंदर शरीर वाला लड़का अपने आत्मविश्वास के साथ उन 3 महिलाओं की दिशा में आगे बढ़ा। महिलाओं, मेरे साथ आओ और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद अनुभव करोगी। उसने तीनों महिलाओं को देखते हुए साहपूर्वक घोषणा की। उसने उन्हें वेश्याएं समझ लिया था जो रात में पुरुषों को लुभाने के लिए आलीशान दिखने वाले फैंसी कपड़े पहने हुए थीं। कचरा। हरे रंग के आलीशान रेशमी वस्त्र पहने एक महिला ने कहा। अचानक एक छोटा पक्षी उड़कर नीचे आया और उन महिलाओं में से एक पर जा गिरा जिसने कामुक गुलाबी कपड़े पहने हुए थे। फिर उसने कहा, अब समय हो गया है, चलो।